सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 30 वर्ष युवक की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सभी से निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समझ इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूँ। इनका जन्म हुआ है 8 अक्टूबर 1990 को। जन्म का जो समय है वो है रात के 10:31 और जन्म का जो स्थान है वो है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो करियर को लेकर के जानना चाहते हैं कि क्या बेहतर रहेगा, प्राइवेट जॉब, बिजनेस या फिर सरकारी नौकरी के योग हैं। विवाह को लेकर के जानना चाहते हैं, लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, स्वास्थ्य एवं इस कुंडली के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं। तो इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे। इनके कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है जो कि प्रारंभ हो रही है यहाँ पर 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखे तो वो वृषभ राशि में जाकर के विराजमान है। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो मैंने कई बार कहा है कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से जीवन में जो है ये धन लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आमतौर पर ऐसे लोगों का बढ़िया माना जाता है। इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं और अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, मैनेजमेंट स्किल्स के माध्यम से और अपने ज्ञान के माध्यम से ऐसे लोग जीवन में अच्छा करते हैं। लग्न का मान यहाँ पर 11 डिग्री है तो लग्न के पास बलाबल बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं बुध, जाकर के कुंडली के सुख भाव में बैठे हुए हैं और लग्नेश का जाकर के कुंडली के सुख भाव में बैठना यहाँ पर बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर बुध उच्च की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव को देख ले तो गुरु और केतु यहाँ पर विराजमान है। गुरु यहाँ पर उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। कर्क राशि में ये उच्च के माने जाते हैं। इस कुंडली में गुरु को समझे तो वो सप्तमेश एवं कर्मेश है और जाकर के वो धन भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। करियर भाव के स्वामी गुरु जाकर के धन भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि जातक जो कर्म करेगा उसके माध्यम से ये धन अर्जित करने वाले होंगे, खूब सारे धन ये एकत्रित करने वाले होंगे। गुरु का उच्च का होना धन लाभ के लिए इसे बढ़िया माना जाएगा। केतु यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं। क्योंकि गुरु उच्च का है तो यहाँ पर गुरु चांडाल दोष भी कोई खास परेशानी नहीं देने वाला होगा, यानी खास करके धन के मामले में। तो करियर के माध्यम से ये खूब सारा धन लाभ जीवन में पा सकते हैं। गुरु यहाँ पर 15 डिग्री के साथ युवावस्था में मौजूद है। 5वीं दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर डालेंगे तो यहाँ पर पेट संबंधित थोड़ी शिकायत दे सकते हैं, उसका इन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 8म भाव के ऊपर, परेशानियों को कम करने वाले होंगे गुरु। और गुरु की दृष्टि 10म भाव के ऊपर पड़ेगी। देखिए, गुरु अपने ही घर को देखेंगे तो करियर में बढ़िया लाभ देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि जो 6ठे भाव के ऊपर पड़ेगी ये कहीं ना कहीं शत्रुओं के ऊपर विजय एवं कंपटीशन में सफलता प्राप्ति के लिए भी बढ़िया माना जाएगा। केतु की बात कर लें तो केतु यहाँ पर 9 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, बलाबल बढ़िया है। यहाँ पर वृद्ध अवस्था में केतु विराजमान है। चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं और उच्च के गुरु के साथ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा और गुरु के जैसा यहाँ पर केतु प्रभाव देने वाले होंगे। तो अपनी वाणी का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरा, यहाँ पर धन लाभ के लिए केतु का बैठना बढ़िया माना जाएगा। केतु यहाँ पर बैठ करके जहां जहां गुरु की दृष्टि पड़ रही थी वहीं वहीं पर केतु देखेंगे और गुरु के बल को ये बढ़ाने वाले होंगे। यानी कि जो लाभ गुरु दे रहे हैं वैसा ही लाभ यहाँ पर केतु भी देने वाले होंगे। गुरु की बात एक बार और कर लेते हैं। विवाह से जोड़ करके देखें तो विवाह भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं और यहाँ पर षडाष्टक दोष बना करके गुरु बैठ रहे हैं। और ये जो गुरु है ये राहु केतु एक्सिस के ऊपर है, तो ये विवाह के लिए बढ़िया नहीं है। कुंडली मिलान करके आपको विवाह करना चाहिए और कुंडली मिलान किए बिना आपको विवाह के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुंडली के सुख स्थान को देखें तो यहाँ पर सूर्य, शुक्र एवं बुध की युति हो रही है। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग और शुक्र एवं बुध का यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सुखों के लिए बढ़िया माना जाएगा। सुखों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। शुक्र हालांकि नीच की राशि में है। यहाँ पर शुक्र नीच की राशि में यहाँ पर बैठे हुए, बुध साथ में तो जरूर है लेकिन बुध यहाँ पर अस्त के हैं। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो नीच की राशि में बैठे हुए, इस वजह से विवाह में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो कुंडली मिलान करके आपको विवाह करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
एक एक करके ग्रहों की यहाँ पर बात करें, बुध की बात कर लेते हैं। बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, भले ही अस्त के हैं, भले ही बुध अस्त का है, लेकिन यहाँ पर जो बुध बैठे हुए हैं सुखों के लिए ये बुध बढ़िया है। और यदि आप बुध को बल दे दें तो यहाँ पर निश्चित रूप से बुध आपके सुखों में वृद्धि कर देंगे और आपके स्वास्थ्य में भी आपको अच्छा लाभ ये देने वाला होगा। सूर्य यहाँ पर 21 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर सूर्य कुमार अवस्था में है। जाकर के देखिए, सुख भाव में बैठा हुआ है, तेज यानी कि साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है सूर्य, सुख भाव में बैठे हुए। अपने मेहनत से, अपने पराक्रम के माध्यम से आप अपने सुखों को भोगेंगे। भूमि का सुख हो, वाहन का सुख हो, ये सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ी परिश्रम आप कर लेंगे तो स्थिति और भी बढ़िया नजर आ रही है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, सरकारी नौकरी के योग यहाँ पर बन जाएंगे और अपनी मेहनत के माध्यम से आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ पर अस्त के हैं और नीच की भी राशि में मौजूद है। पंचमेश बनते हैं शुक्र इस कुंडली में। पंचम भाव यानी कि शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का भाव। और इस कुंडली में जो शुक्र है वो द्वादशेश भी यानी कि विदेश भाव और खर्च भाव की भी स्वामी ग्रह बनते हैं। जाकर के सुख भाव में बैठे हुए शुक्र का यहाँ पर बैठना बढ़िया है, लेकिन ये जो शुक्र है ये अस्त के हैं और नीच की भी राशि में बैठे हुए। इस वजह से शिक्षा थोड़ी विलंब हो सकती है, शिक्षा में थोड़ी बाधा आ सकती है, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो स्थिति और भी ज्यादा बेहतर जीवन में देखने को मिल जाएगी। शनि को देख लें। शनि यहाँ पर 25 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। मृत अवस्था में शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अष्टमेश और भाग्येश है शनि, जाकर के कुंडली के विवाह भाव में बैठे हुए हैं। विवाह के बाद भाग्य से संबंधित ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर शनि जो है विवाह में विलंब की स्थिति जरूर उत्पन्न करेंगे। विवाह में थोड़ी विलंब की स्थिति यहाँ पर शनि उत्पन्न करने वाले होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। वैसे भी शनि 36वें वर्ष में जाकर के भाग्योदय करवाता है जातक का, तो जो भाग्योदय है वो थोड़ा विलंब होगा, लेकिन आपकी जो स्टेबिलिटी है एक बार भाग्योदय होने के बाद वो बढ़िया रहेगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो लग्न के ऊपर पड़ेगी, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। आपके कार्य थोड़े डिले से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि आपके कार्य को डिले से करवाएगा, लेकिन उस कार्य में स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि भाग्येश है शनि, हमें भूलना नहीं चाहिए। शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो सुख स्थान के ऊपर पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी का सुख ये शनि देने वाला होगा। और सूर्य के ऊपर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने से कई बार जातक का जो आत्मविश्वास है वो कमजोर पड़ जाता है। और वहां यहाँ पर देखें तो सूर्य भी नीचाभिलाषी है, यानी कि नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं सूर्य, और शनि के ऊपर से यहाँ पर 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, कॉन्फिडेंस को हाई रखें, कॉन्फिडेंस को गिरने मत दें। राहु को देख लेते हैं। राहु कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। यहाँ पर 9 डिग्री के साथ राहु वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव में। देखिए, अष्टम भाव वैसे भी अप्स एंड डाउन्स का भाव होता है। अचानक से जीवन में आए बदलाव के लिए हम अष्टम भाव को देखते हैं। ससुराल पक्ष के लिए भी देखते हैं, आयु से भी जोड़कर देखते हैं, गंभीर बीमारियों से भी जोड़ करके हम देखते हैं। यहाँ पर राहु जैसे ग्रह का बैठना बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहु अप्स एंड डाउन्स की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। राहु वैसे भी ऐसा ग्रह है जो कि बहुत ज्यादा जीवन में उतार चढ़ाव देता है, और अष्टम भाव उतार चढ़ाव का ही है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि राहु की दशा चले तो जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिले। तो राहु की दशांतर दशा चलती है तो उस दौरान अपने डिसीजन को आपको सोच समझ करके लेना चाहिए। नशे से जितना दूर रहेंगे आप, आपके लिए उतना बढ़िया माना जाएगा। राहु की दशांतर दशा चलती है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, धन का व्यय, विदेश की यात्राएं। द्वितीय भाव के ऊपर राहु की दृष्टि धन देने वाला होगा, लेकिन वाणी का ध्यान रखें। अपनी वाणी को आप उचित तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी वाणी को प्रभावशाली बना सकते हैं। और वहीं राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तो फिर से यहाँ पर राहु की भी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है और सुख स्थान के ऊपर पड़ रही है। तो प्रॉपर्टी तो आपको जरूर होगा, लेकिन प्रॉपर्टी सोच समझ के खरीदें और अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दें। पिता के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखने की थोड़ी आवश्यकता है। आगे बढ़ जाए चले कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, तो यहाँ पर मंगल एवं चंद्रमा युति बना करके बैठे हुए हैं। देखिए, 12वें भाव में मंगल है, यहाँ पर वृषभ राशि में चंद्रमा के साथ लक्ष्मी योग का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं चंद्रमा और मंगल। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का यहाँ पर 12वें भाव में निर्माण हो रहा है।
मंगल को समझा जाए इस कुंडली में तो वो षष्ठेश है और लाभेश है, जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए। विदेश जाकर के आप नौकरी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। विदेश जाकर के धन कमाना चाहते हैं, ये भी संभव है आपके लिए, और इसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। जन्म स्थान से दूर जाकर के धन का लाभ बढ़िया देखने को मिलेगा। या फिर विदेश से संबंधित कोई कारोबार आप करते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, या फिर ऐसा कोई काम जिसमें विदेश से कुछ लेना देना हो, वहां पर आपको धन से जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इस कुंडली में धनेश है चंद्रमा और लाभेश है मंगल, यानी कि धन से जुड़ा हुआ जो दो ग्रह है इस कुंडली में वो मंगल एवं चंद्रमा है, और उनकी युति विदेश भाव में हो रही है और खर्च भाव में। तो धन का व्यय भी दिख रहा है और विदेश से कुछ ना कुछ लाभ भी नजर आ रहा है। तो व्यर्थ का धन खर्च मत करें और विदेश से कुछ ना कुछ लाभ आप ले सकते हैं। चंद्रमा उच्च का होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है कुंडली के 12वें भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके इमेजिनेशन पावर को ये बढ़िया कर देंगे कि धन का व्यय जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है। अपने खर्चों के ऊपर आपको लगाम लगा करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा धनेश है, खर्च भाव में है। तो धन का जो आप व्यय करते हैं उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल की 14वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 3रे भाव के ऊपर, जो कि साहस पराक्रम का होता है। तो यहाँ पर मंगल आपके साहस पराक्रम को अच्छा बना करके रखने की कोशिश करेंगे। आपकी मेहनत को भी ये मंगल बढ़ाने वाले होंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये जॉब में आपको सफलता, कंपटीशन में सफलता और शत्रुओं के ऊपर विजय बनवाने वाले होंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, 8वीं दृष्टि, और यहाँ पर ये जो दृष्टि पड़ेगी ये वैवाहिक सुख के लिए बढ़िया नहीं है। ये विवाह का भाव है जो कुंडली का 7वां भाव है। यहाँ पर शनि आकर के बैठे हुए जो कि विवाह में थोड़ा विलंब करवाएंगे। गुरु राहु केतु एक्सिस पर है और मंगल की जो दृष्टि है वो यहाँ पर 7वें भाव के ऊपर पड़ रही, और आपका जो शुक्र है वो नीच एवं अस्त का है। इस वजह से विवाह आपको सोच समझ करके करना चाहिए, कुंडली मिलान करके करनी चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली है। तो विवाह में हड़बड़ी मत दिखाएं, सोच समझ करके विवाह करेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी। यहाँ पर मंगल एवं चंद्रमा दोनों ही कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, शीत रोग दे सकते हैं, कोल्ड कफ संबंधित परेशानी दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको फिलहाल गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा आपको 13 नवंबर 2034 तक रहने वाली है। गुरु की दशा में शनि की अंतरदशा अभी आपको चल रही है, जो कि 13 जुलाई 2023 तक रहेगी। समय ठीक है, ये समय करियर बनाने का है, विवाह भी करने का है और धन कमाने का है। विवाह, धन एवं करियर के लिए ये समय बढ़िया माना जाएगा। इन तीनों चारों चीजों में आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। इस दौरान आपका भाग्य भी आपका साथ जरूर देगा। करियर के लिए विशेषकर ये समय बढ़िया माना जाएगा। प्रश्नों को ले लेते हैं। करियर को लेकर के आपने पूछा प्राइवेट जॉब, बिजनेस अथवा गवर्नमेंट जॉब। देखिए, शनि की दृष्टि की वजह से गवर्नमेंट जॉब मिलने में विलंब हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी गवर्नमेंट जॉब के योग आपकी कुंडली में मौजूद है। आप प्रयत्न करेंगे तो सरकारी नौकरी आपको लग सकती है। विलंब से ही सही आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो प्राइवेट जॉब से बेहतर है कि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास जरूर करें। अगर आप प्राइवेट नौकरी में भी हैं तो सरकारी नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि विलंब यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन डिनाई नहीं कर रही है ये कुंडली। तो प्रयत्न करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बिजनेस की जहां तक बात है, आप चाहें तो आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस से थोड़ा ज्यादा बेहतर यहां पर जॉब नजर आ रही है। जॉब करना आपके लिए ज्यादा बेहतर यहां पर नजर आ रहा है। फिलहाल आप जॉब करेंगे तो ही यहाँ पर स्थिति मुझे ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। बिजनेस से ज्यादा इस कुंडली में जॉब के योग नजर आ रहे हैं। साइड से आप बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतते हुए। इसके बाद आपने विवाह के बारे में पूछा। देखिए, विवाह को लेकर के मैंने आपको कहा कि विवाह के लिए आपको जो है कुंडली मिलान जरूर करवा लेनी चाहिए। विवाह का योग आपका चल रहा है और आने वाले 1-2 वर्षों में आपका विवाह हो जाएगा। यदि आप प्रयत्न करेंगे तो विवाह का योग बना हुआ है। जिससे भी करें, जैसे भी करें, आप कुंडली मिलान करके करें। लव और अरेंज मैरिज के बारे में आपने पूछा है। आपके लग्न कुंडली में, ये जो कुंडली हमारे समक्ष है, इसमें कहीं पर भी मुझे लव मैरिज के योग बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका नवमांश चार्ट जो है वो लव मैरिज की तरफ एक इंडिकेशन दे रहा है। तो लव मैरिज के थोड़े से योग नवमांश कुंडली में मुझे नजर आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों।
स्वास्थ्य की बात आपने पूछी है, स्वास्थ्य यहाँ पर बढ़िया नजर आ रहा है, फिर भी आप बुध को, मैं चाहता हूं कि आप बुध को बलवान बना लें। और दूसरा, यहाँ पर ये जो राहु बैठे हुए हैं ना, ये अचानक से कोई परेशानी दे सकते हैं, इसीलिए जब भी आपको राहु की अंतरदशा, दशा कुछ भी आए, बस आप वो समय नोट कर लें और उस दौरान थोड़ी सावधानी बरतें। नशे से हमेशा ही आपको दूर रहना है और इससे ज्यादा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी राहु का यहाँ पर बैठना इसको बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा इस कुंडली में शनि अष्टमेश भी है और शनि लग्न और लग्नेश दोनों को देख रहे हैं, तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या करेंगे, तो बुध को बलवान बना करके चलेंगे और बाकी भी जो उपाय मैं आपको दूंगा उन उपायों को आप करेंगे। चलिए, उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है, यानी कि मकर लग्न की बनती है। सूर्य वहां पर सप्तम भाव में बैठे हुए, जैसे यहाँ शनि सप्तम में बैठे हुए, वहां सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए, तो पत्नी के साथ जो है ना थोड़े मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो साक्षात जो है अग्नि है और विवाह का जो भाव है ये प्रेम का होता है। विवाह में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपस में प्रेम। सूर्य जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो कई प्रकार के मतभेद या लड़ाई झगड़ा आपस में देखने को मिलता है, तो कुंडली मिलान जरूरी है। नवमांश में आपका जो शुक्र है वो अच्छा नजर आ रहा है, तो थोड़ा विलंब से विवाह करेंगे तो आपको पत्नी भी बढ़िया मिले, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। नवमांश में जो इस कुंडली के पंचमेश एवं सप्तमेश हैं, इस कुंडली के पंचमेश है शुक्र और सप्तमेश है गुरु, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल करके नवमांश में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वहां पर लव मैरिज की योग कुछ हद तक मौजूद है। इसके अलावा वहां पर जो सप्तमेश चंद्रमा है वो छठे भाव में मंगल के साथ बैठे हुए, तो ओवरऑल मैं आपको यही समझा सकता हूं कि विवाह कैसे भी करें, अरेंज कर लें या लव कर लें, कुंडली मिलान हो जाए उसके बाद ही आगे बढ़ें तो आपके लिए ज्यादा उचित रहने वाला होगा। और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय को देख लेते हैं, उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए पन्ना रत्न, 7.25 रत्ती का पन्ना आपको धारण करना चाहिए। सोने में भी धारण कर सकते हैं आप, चांदी के रत्न में भी धारण कर सकते हैं, आपको चांदी की अंगूठी बनवा करके भी इसको आप धारण कर सकते हैं, आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली में आपको इसको धारण करना है शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का आपको एक माला जाप, कम से कम एक माला जाप नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। हर गुरुवार जो भी आपके आसपास का मंदिर है या जिस भी मंदिर में आप जा सकते हैं, भले ही वो किसी भी देवी देवता का हो, आपको वहां पर जाकर के प्रणाम जरूर करना चाहिए मंदिर के अंदर जाकर के। नित्य दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, दुर्गा कवच का पाठ करेंगे एवं हनुमान चालीसा भी आप पढ़ेंगे। दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच और हनुमान चालीसा, इस 3 चीज का पाठ आपको नित्य करना चाहिए, जिस वजह से जो है काफी हद तक आप देखेंगे कि जीवन की परेशानियां धीरे धीरे ही सही वो कम होती चली जाएंगी और काफी चीजों में आपको सुरक्षा भी मिलेगी। राहु जैसे जो ग्रह हैं, माता रानी की उपासना करने से, दुर्गा चालीसा पढ़ने से, कवच का पाठ करने से आपको उसमें भी लाभ देखने को मिल जाएगा। और शनि की नेगेटिविटी, क्योंकि शनि इस कुंडली में भाग्येश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है, तो शनि की जो नेगेटिविटी है उसको काउंटर कर देगा आपका हनुमान चालीसा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको करने हैं। यदि आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 30 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को हमारा कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।